हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ इंजीनियर। फ्रेंड्स, आज हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे किस टॉपिक पे? ABCD पैरामीटर्स ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। फ्रेंड्स, इसकी थ्योरी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कवर की हुई है। ABCD पैरामीटर्स ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के नाम से लेक्चर है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो आप लोग पहले थ्योरी को देख लें, उसके बाद ये न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि अगर ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर्स हमें पता हो, जैसे रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, अगर हमें मालूम है किसी ट्रांसमिशन लाइन के, तो कैसे हम ABCD पैरामीटर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ABCD कांस्टेंट जो होते हैं उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ABCD पैरामीटर की थ्योरी भी मैंने अपने पिछले लेक्चर में पीछे के लेक्चर में कवर की हुई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो अगर इफ़ वी हैव आल्सो, इसके अलावा अगर ABCD पैरामीटर्स हमें मालूम पड़ गए, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दिया हुआ है, तो हम ABCD पैरामीटर्स निकाल लेंगे। और इसके साथ साथ अगर कहीं पे जो रिसीविंग एंड का वोल्टेज है, लाइन का रिसीविंग एंड वोल्टेज दिया हुआ है, रेटेड वोल्टेज दिया हुआ है, और जो लोड कनेक्ट है रिसीविंग एंड पे, उस वक्त ट्रांसमिशन लाइन के सेंडिंग एंड पे वोल्टेज कितना होगा ये निकाल सकते हैं। ट्रांसमिशन एफिशिएंसी कितनी होगी ये कैलकुलेट कर सकते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन कितना होगा ये देख सकते हैं। तो मीन्स वो जो लोड कनेक्ट है उस वक्त जो वोल्टेज रेगुलेशन है हमारा वो कितना है वो देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग अब शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, consider this question. A three-phase 100 km long line has constants per kilometer per phase as follows. एक ट्रांसमिशन लाइन है 100 किलोमीटर की, उसके लिए रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दिया हुआ है पर किलोमीटर पर फेज के लिए। इफ लोड कनेक्टेड इज 10 MVA 0.8 पावर फैक्टर लैग, मीन्स जो लोड कनेक्ट है हमारा रिसीविंग एंड पे ट्रांसमिशन लाइन का वो 10 MVA का 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग है, एंड सप्लाइड एट 120 kV, मीन्स जो रिसीविंग एंड वोल्टेज है 120 kV पे ये सप्लाइड हो रहा है। मतलब इस लोड के टर्मिनल पे जो वोल्टेज मिल रहा है 120 kV का वोल्टेज मिल रहा है। कुछ इस तरह हम अगर डायग्राम से देखते हैं तो कुछ इस तरह है। ये हमारी ट्रांसमिशन लाइन हो गई, ABCD पैरामीटर्स हो गए इसके। उसके बाद यहाँ पे एक लोड कनेक्ट है, 10 MVA का लोड है ये, और 0.8 पावर फैक्टर लैग इसका पावर फैक्टर है। ठीक है, इन्होंने VR दिया हुआ है 120 kV। यहाँ पे रिसीविंग एंड करंट होगी, यहाँ पे सपोज दैट दिस इज सेंडिंग एंड करंट और दिस इज सेंडिंग एंड वोल्टेज। मैग्नीट्यूड क्या है? VS है, और डेल्टा उसका एंगल है। सो अब क्वेश्चन क्या है कि सेंडिंग एंड वोल्टेज कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द सेंडिंग एंड वोल्टेज, उसके बाद ट्रांसमिशन एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है, फिर वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करना है। सो ये क्वेश्चन एक कन्वेंशनल टाइप का है, जिसमें हम लगभग अपनी सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे और हमारा कॉन्सेप्ट और बेहतर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, देखिए इसमें कि जो कैपेसिटेंस नेग्लेक्ट नहीं है, कैपेसिटेंस यहाँ पे दिया हुआ है, मीन्स ये एक शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन नहीं हो सकती, क्योंकि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस नेग्लेक्टेड होता है। पहली बात तो ये हो गई। अब 3 फेज 100 किलोमीटर लॉन्ग लाइन दी हुई है। हमने अपने थ्योरी लेक्चर में पढ़ा हुआ था कि अगर कोई पावर ट्रांसमिशन लाइन है, एक बात और, कि अगर कहीं पे फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई, स्पेसिफाई नहीं की गई किसी क्वेश्चन में, तो हम वहाँ पे फ्रीक्वेंसी नॉर्मली 50 हर्ट्ज होती है पावर ट्रांसमिशन लाइन की, वही मानते हैं। तो हमने थ्योरी लेक्चर पढ़ा हुआ था कि फॉर पावर ट्रांसमिशन लाइन जहाँ पे फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, 80 किलोमीटर के ऊपर की लाइन और 240 किलोमीटर के नीचे की लाइन को हम मीडियम लाइन की कैटेगरी में रखते हैं। और मीडियम लाइन को एनालिसिस करने के लिए हमने दो मॉडल पढ़े हुए थे, पाई मॉडल और टी मॉडल। तो पाई मॉडल कुछ इस तरह था, जैसे यहाँ पे ये है। ये हमारा VS था, ये हमारा IS, ये VR, और यहाँ पे मान लीजिए लोड कनेक्ट हो गया है। ठीक, और
इसके बाद ये Z था, ये y/2 और ये y/2। Z क्या था? टोटल सीरीज इम्पीडेंस ऑफ द लाइन। तो आप लोगों से सबसे पहले ये कहूँगा कि आप ABCD पैरामीटर ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का जो मेरा थ्योरी का लेक्चर है उसको रिफ़र करिए। उसके बाद ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो हमने जैसे अपनी थ्योरी में ये कहा हुआ है कि मीडियम लाइन की को एनालाइज करने के लिए हम दो मॉडल का यूज़ करते हैं, टी मॉडल और पाई मॉडल। तो हम यहाँ पे पाई मॉडल यूज़ करते हैं इस क्वेश्चन में। कंसीडर करिए पाई मॉडल, जहाँ पे हमने ये देखा था कि ये जो पार्ट ये जो है ये Z क्या है? टोटल सीरीज इम्पीडेंस ऑफ द लाइन, टोटल सीरीज इम्पीडेंस ऑफ द लाइन, और Y क्या है? टोटल शंट एडमिटेंस ऑफ द लाइन। तो अब Z और Y को कैलकुलेट हम जब करते हैं, पहले हम Z और Y को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? ये देखिए, सेंडिंग एंड वोल्टेज चाहिए। सेंडिंग एंड वोल्टेज हमें कहाँ से मिलेगा? जो हमने जनरलाइज इक्वेशन पढ़े थे ABCD कॉन्स्टेंट्स के लिए, अपने ये भी थ्योरी लेक्चर हमने कवर कर चुके हैं। वो क्या थे? VS क्या था? VS इज इक्वल टू था AVR प्लस BIR, ठीक। और IS क्या था? CVR प्लस DIR। ओके, ये हमारे ABCD कॉन्स्टेंट्स के लिए इक्वेशन बने थे, ठीक। और ये सारे इक्वेशन यूज जो हो रहे थे, उनमें जो क्वांटिटीज यूज हो रही थी VS, VR, IR और IS, वो सारी पर फेज में यूज होंगी। ये चीज़ क्लियर है? ओके। तो हमें यहाँ पे सेंडिंग एंड वोल्टेज कैलकुलेट करना है। सेंडिंग एंड वोल्टेज हमें यहाँ से मिल सकता है VS इज इक्वल टू AVR प्लस BIR। हमें क्या दिया हुआ है? VR दिया हुआ है, रिसीविंग एंड वोल्टेज दिया हुआ है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? A, B, C और D। तो हमने पाई मॉडल के लिए ABCD का जो ABCD कॉन्स्टेंट्स के लिए जो इक्वेशन आया था कुछ इस तरह था। A इज इक्वल टू D इज इक्वल टू 1 प्लस Y Z/2, ठीक। वेयर Y क्या था? जहाँ पे Y क्या था? टोटल शंट एडमिटेंस ऑफ द लाइन, और Z क्या था? टोटल सीरीज इम्पीडेंस ऑफ द लाइन। इसके अलावा B क्या था? कांस्टेंट B इज इक्वल टू क्या था? Z। और कांस्टेंट C क्या था? कांस्टेंट C था Y 1 प्लस Y Z/4। ये हमने देखा हुआ था अपने थ्योरी लेक्चर में। सो अब हमें A, B, C और D को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें Y और Z को कैलकुलेट करना होगा। तो Z क्या है यहाँ पे? टोटल सीरीज इम्पीडेंस ऑफ द लाइन। सबसे पहले टोटल सीरीज इम्पीडेंस ऑफ लाइन क्या है? Z क्या था? टोटल सीरीज इम्पीडेंस ऑफ द लाइन R प्लस j⍵L। Z क्या था? Z इज इक्वल टू R प्लस j⍵L, जहाँ पे R क्या है? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द लाइन, और L क्या है? टोटल इंडक्टेंस ऑफ द लाइन, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जो दिया हुआ है क्वेश्चन में रेजिस्टेंस दिया हुआ है, लेकिन ये पर किलोमीटर के लिए दिया हुआ है। R और L टोटल रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस ऑफ द लाइन पर फेज, ठीक। और Z क्या था? टोटल सीरीज इंपीडेंस ऑफ द लाइन पर फेज, ठीक। तो अब हमें R और L को कैलकुलेट करेंगे। इन दिए हुए ये जो दो पैरामीटर्स दिए हुए हैं उससे R और L को कैलकुलेट करेंगे। ओमेगा हमने पहले कह दिया, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 50 हर्ट्ज लेंगे, और Z उससे हमारा कैलकुलेट हो जाएगा R प्लस j⍵L से, ठीक। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले R क्या है? टोटल सीरीज रेजिस्टेंस ऑफ द लाइन। यहाँ पे कितना दिया? 0.5 ओम। लेंथ कितनी दी है? ये पर किलोमीटर है। लेंथ कितनी है? 100 किलोमीटर, मीन्स 100 किलोमीटर। तो पूरी 100 किलोमीटर की लाइन के लिए जो रेजिस्टेंस आएगा वो 50 ओम का रेजिस्टेंस आया। क्लियर? ओके। अब L टोटल
इंडक्टेंस ऑफ द लाइन पर फेज। क्या हुआ, पर किलोमीटर कितना दिया हुआ है 2 मिली हेनरी, 2 इंटू 10⁻³ ये हेनरी हो गया, मिली हेनरी को हमने हेनरी में कन्वर्ट कर दिया, 2 इंटू 10⁻³ ठीक। अब इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जो कि लेंथ है 100 ठीक, तो मिली हेनरी है ना, हाँ ठीक है। अब जब इसको हम वो करते हैं तो ये 0.2 हेनरी आ गया, हेनरी लिख देते हैं या ऐसे लिखते हैं, कुछ भी लिख दें, ऐसे लिख देते हैं जो शॉर्ट फॉर्म नॉर्मली यूज होता है, 0.2 h आ गया या हेनरी ठीक। अब हमें इससे टोटल सीरीज इम्पिडेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल सीरीज इम्पिडेंस ऑफ द लाइन क्या लिखा जाएगा, R क्या हुआ 50 प्लस j ओमेगा L, ओमेगा मीन्स 2πf, 2π इंटू एफ कितना मान लेते हैं हम यहाँ पे 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज यहाँ पे कहीं लिख दीजिए, f इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज ठीक। जे ओमेगा और एल कितना है 0.2, तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा जे 62.83, जब इसको ऊपर वाले कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा ठीक। ये हमें टोटल सीरीज इंपेडेंस ऑफ द लाइन मिल गया। ये हमारा जो है, अब इसको हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा यहाँ पे आता है 80, जब इसको हम पोलर मतलब ये अभी हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ गया है, 50 प्लस जे 62.83 है। अब इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे पोलर फॉर्म में तो वो आएगा 80.29 एट द एंगल ऑफ 51.5 डिग्री ओम। ये आप कैलकुलेटर से जब कैलकुलेट करेंगे तो ये मिलेगा हमें टोटल सीरीज इम्पिडेंस ऑफ द लाइन। इसको यहाँ पे अभी हम लिख लेते हैं, Z इज इक्वल टू 80.29 एट द एंगल ऑफ 51.5 डिग्री ठीक ओके। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा हमारा, टोटल शंट एडमिटेंस ऑफ द लाइन हमें कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ से टोटल शंट एडमिटेंस ऑफ द लाइन कैलकुलेट करते हैं हम। टोटल शंट एडमिटेंस ऑफ लाइन ठीक, वो क्या है y। उसके लिए क्या था फॉर्मूला, j ओमेगा c, वेयर c इज द क्या, c क्या है टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द लाइन, टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द लाइन। और यहाँ पे जो दिया हुआ है हमारा वो दिया हुआ है पर किलोमीटर की लाइन के लिए दिया हुआ है, तो हम 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ना, टोटल लेंथ ऑफ लाइन के लिए कैपेसिटेंस मिल जाएगा। तो इसको हम लिखते हैं जे ओमेगा को फिर से 2π, एफ की जगह पे 50 और सी की जगह पे ये आ गया 0.015 माइक्रोफैरड मीन्स 10⁻⁻6, ये 10⁻⁻6 हो गया ठीक। अब 100 किलोमीटर के लिए है तो 100 कर दीजिए इसे यहाँ पे, तो हमारा जो आएगा वो आएगा, जब आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करिएगा ठीक है, तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा जे 4.71 इंटू 10⁻⁻4 मो। एडमिटेंस है इसलिए इसकी जो यूनिट होगी वो होगी मो में ठीक। जैसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो ये मिलेगा इक्वेशन। अब इसको हम पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं, जे एट द एंगल ऑफ 90 आ जाएगा, ये 4.71 इंटू 10⁻⁻4 एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री मो ठीक। इसको भी यहाँ पे हम क्लियर लिख लेते हैं। ये सारी चीज़ें अभी हमें आगे ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए यहाँ पे हम इसको भी लिखते जा रहे हैं।
ये ओम था 4.71 इंटू 10⁻⁴ एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री मो। ठीक, अब कैलकुलेट करेंगे हम लोग, हमें z और y मिल गया है, तो हम अब कांस्टेंट जो ABCD कांस्टेंट हैं उनको कैलकुलेट कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक, क्यों कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि हमें VS सेंडिंग एंड वोल्टेज निकालना है, उसके लिए हमें A और B चाहिए। आगे चल के हमें ट्रांसमिशन एफिशिएंसी भी निकालनी है नेक्स्ट पार्ट में, तो हमें वहाँ पे सेंडिंग एंड पावर की जरूरत पड़ेगी, तो हमें फिर IS की भी जरूरत पड़ेगी, तो IS के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। वहाँ पे क्या हमें चाहिए होगा? C और D चाहिए होगा, इसलिए अभी हम A, B, C और D चारों पैरामीटर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक, तो A क्या लिखा जा सकता है? A और D दोनों बराबर होते हैं, ये हमने देखा था पहले, 1 + YZ/2। ठीक, अब वैल्यू पुट कर दीजिए आप। 1 + y की वैल्यू क्या है? 4.71 इंटू 10⁻⁴ एट द एंगल ऑफ 90। अब z की वैल्यू क्या है? 80.29 एट द एंगल ऑफ 51.5 डिग्री। ठीक, अपॉन 2। क्या रखा हमने? A = D 1 + YZ/2। ये हमने थ्योरी लेक्चर में देखा हुआ था कि जो पाई मॉडल होता है उसके लिए ये फॉर्मूला आता है। हमने y और z को कैलकुलेट कर लिया जिसकी वैल्यूज ये हैं। उसके बाद अब हमें A, B, C और D कॉन्स्टेंट्स को कैलकुलेट करना है, तो हमने यहाँ पे y और z की वैल्यू को पुटअप कर दिया। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आएगा 0.985 एट द एंगल ऑफ 0.68 डिग्री। अब जैसे कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ आएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? ओके, अब हमें आगे बढ़ते हैं, कांस्टेंट b लेते हैं। तो हमने ये देखा था कि कांस्टेंट b जो था वो z था उसके बराबर था। b = z क्या थी? 80.29 एट द एंगल ऑफ 51.5 डिग्री। ठीक, ये हमारा आ गया b की वैल्यू। अब कांस्टेंट A, B और D हमने कैलकुलेट कर लिया। अब कांस्टेंट C को कैलकुलेट करिए। कांस्टेंट C के लिए पाई मॉडल के लिए क्या फॉर्मूला था? ये था y 1 + YZ/4। वैल्यू को पुट करिए। y की वैल्यू 4.71 इंटू 10⁻⁴। ओके, 1 प्लस, फिर से y की वैल्यू है 4.71 इंटू 10⁻⁴ इंटू z की यहाँ एंगल भी यहाँ ले चलिएगा 90 डिग्री। ठीक, यहाँ पे भी एंगल 90 डिग्री इंटू z 80.29 एट द एंगल ऑफ 51.5 डिग्री बाई 2। ये हमारा इक्वेशन, ये हमने वैल्यूज को y और z की वैल्यूज को फॉर्मूले में रख दिया। तो अब हम इसको जब कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो हमें जो मिलेगा वो कुछ इस तरह मिलेगा 4.68 इंटू 10⁻⁴। जो इसका मैग्नीट्यूड आएगा ये आएगा 4.68 इंटू 10⁻⁴ एट द एंगल ऑफ 90.32 डिग्री। जब आप सी को कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा, कुछ इस तरह आएगा। तो अभी तक हमने क्या देखा कि हमें ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स दिए हुए थे। ठीक है, उससे हमने अपना पाई मॉडल कंसीडर किया मीडियम लाइन के लिए और z और y की कैलकुलेट कर ली, z और y को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, z क्या था? r + j⍵l, y क्या था? j⍵c। ठीक, फिर हमने जब y और z को कैलकुलेट कर लिया, टोटल सीरीज इम्पीडेंस और टोटल शंट एडमिटेंस ऑफ द लाइन कैलकुलेट कर लिया,
तो हमने उसके बाद कांस्टेंट ए, बी, सी और डी को भी कैलकुलेट किया। अब इनकी वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में, कहीं साइड में यहाँ पे लिख लेते हैं। इज इक्वल टू 0.985 एट द एंगल ऑफ 0.68 डिग्री। ये डी भी है, ये बी इज इक्वल टू क्या है 80.29 एट द एंगल ऑफ 51.5 डिग्री। सी की वैल्यू क्या है 4.68 इंटू 10⁻⁴ एट द एंगल ऑफ 90.32। अभी तक हमने ये कैलकुलेट कर लिया है, ठीक। अच्छा, एक चीज़ और गौर करिएगा, जो कांस्टेंट ए है, जो हमने थ्योरी में देखा था कि कांस्टेंट ए और डी ये डायमेंशनलेस होते हैं, तो ये डायमेंशनलेस है। और बी क्या है, ये इम्पिडेंस की इसकी यूनिट होती है, तो बी इम्पिडेंस की यूनिट हो गई है ओम, ठीक, बी ओम में आएगा। सी क्या होगा, ये एडमिटेंस की यूनिट हो जाती है, तो ये मोह में आएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ओके। अब हमें ए, बी और सी मिल गया। अब हम सेंडिंग वोल्टेज आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो अब हम लोग सेंडिंग वोल्टेज को कैलकुलेट करते हैं। जो हमें यहाँ पे रखना है इस फॉर्मूले में ए और वी आर और बी आई आर, ये जो रखना है हमें, इसको एंगल के साथ रखिएगा, ठीक है। जो उसका मीन्स एंगल है, डिग्री या रेडियन है, उसके साथ ही इसको रखिएगा, ठीक। अब हमें यहाँ पे वी एस कैलकुलेट करना है, लेकिन एक चीज़ ये देखिएगा कि हमें ए तो पता है, वी आर भी पता है कि 120 kV दिया हुआ है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, 120 kV दिया हुआ है, ये लाइन वोल्टेज है, हमें इसमें क्या यूज़ करना है, फेज वोल्टेज। बी भी दिया हुआ है, लेकिन हमें आई आर नहीं पता है। अब आई आर को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आई आर को कैलकुलेट करने के लिए जैसे मैंने बताया था पहले इसके पिछले लेक्चर में कि लोड यहाँ पे दिया हुआ है हमारा इस तरह से 10 MVA, 0.8 पावर फैक्टर लैग, ठीक। वी आर क्या है 120 kV, ठीक। तो हमें यहाँ पे आई आर फ्लो कर रही है। अब हमें आई आर को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम आई आर को कैलकुलेट करेंगे। तो हम जानते हैं कि अपेरेंट पावर जो यहाँ 10 MVA दिया हुआ है, ये अपेरेंट पावर है, MVA में है। तो अपेरेंट पावर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एस 3 फेज 3 वी फेज, चूंकि ये रिसीविंग एंड पे है, ये लोड जो है रिसीविंग एंड पे लगा हुआ है, तो वी आर इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो वी आर है, और इसके थ्रू जो करंट फ्लो करेगी वो आई आर फ्लो करेगी, ठीक। वी आर फेज इंटू आई आर फेज 3, मतलब पर फेज पावर कितनी हुई वी आर फेज इंटू आई आर फेज, और 3 फेज पावर है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। जो ये पावर दी गई है 10 MVA जो पावर दी गई ये 3 फेज पावर होती है। जो भी रेटेड पावर होती है वो 3 फेज लोड की 3 फेज पावर होती है, ठीक। तो S इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 10 MVA, S 3 फेज यहाँ रख दीजिए। हम 10 MVA को कैलकुलेट कर लीजिएगा, MVA को 10 टू पावर मेगा वोल्ट एम्पियर है, तो 10 टू पावर -6, 10 इंटू 10 टू पावर 10 टू पावर 6, प्लीज करेक्ट किया, 10 इंटू 10 की पावर 6। अब इधर 3, अच्छा वी आर फेज भी हमें निकालना है। हमें यहाँ पे लाइन कितना दिया है, लाइन वोल्टेज 120 kV दिया हुआ है, ठीक। तो वी आर फेज निकालते हैं पहले हम लोग। वी आर फेज क्या होगा, वी आर लाइन टू लाइन अपॉन √3, वी आर फेज ये होगा। अब कितना दिया हुआ है ये 120 अपॉन √3, तो ये हमें वी आर फेज जो मिलेगा 69 पॉइंट, जैसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें ये मिलेगा 69.3 kV मिलेगा, ठीक। और रिसीविंग एंड वोल्टेज को हम लोग रेफरेंस वोल्टेज मान लेते हैं, तो वहाँ पे एंगल मान लेते हैं 0 है। रिसीविंग एंड वोल्टेज को हम लोग रेफरेंस मान लेते हैं, ये वी आर, एंगल यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे जो अब वी आर फेस की वैल्यू इस वैल्यू के यहाँ पे पुट करिए, ठीक। तो ये 69.3 kV में है, ये kV में है।
तो हम इसको वोल्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, इंटू 10⁻3, ठीक, फेज वोल्टेज के लिए। अब IR फेज इंटू IR फेज, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे IR फेज जो आएगा, इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करिएगा। देखिए हमने MVA को VA में कन्वर्ट कर दिया, KV को वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो अब IR किस में मिलेगा, एम्पियर में मिलेगा, ठीक। तो IR फेज जो मिलेगा अब हमें 48.1 एम्पियर मिलेगा। IR फेज करंट में क्या मिली, 48.1 एम्पियर। अब हमें VR का एंगल, VR तो एंगल मान लिया हमने कि 0 है, IR का भी हमें एंगल चाहिए होगा, ठीक है। अब IR के एंगल को कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, जो ये पावर फैक्टर दिया हुआ है लोड का, क्योंकि IR इससे फ्लो कर रही है, ठीक है। तो पावर फैक्टर क्या दिया हुआ है, पावर फैक्टर दिया 0.8, मीन्स cos फाई इज इक्वल टू 0.8, और ये कैसा नेचर का है, लैग नेचर है, ठीक। मीन्स जो रिसीविंग एंड वोल्टेज है, जो इस लोड के क्रॉस वोल्टेज है VR है, जो कि उससे जो इसके थ्रू करंट फ्लो कर रही है, वो फाई एंगल लैग कर रही है। इसका मतलब यही हुआ लैगिंग पावर फैक्टर का मतलब। तो फाई क्या हो जाएगा, 36.9 डिग्री, ठीक। मीन्स जो हमारा फाई है वो कुछ इस तरह है। मान लीजिए VR इस डायरेक्शन में है, जो VR है रिसीविंग एंड वोल्टेज, VR इस लोड के क्रॉस जो वोल्टेज है VR है वो इस डायरेक्शन में है। तो इसके करंट जो थ्रू है, करंट इसके थ्रू जो फ्लो कर रही है वो किस डायरेक्शन में होगी, 5 डिग्री लैग करेगी, ये IR। क्यों, क्योंकि पावर फैक्टर इन्होंने दिया हुआ लैग, और फाई क्या है, ये है दोनों के बीच का एंगल, और ये 36.9 डिग्री है, 36.9 डिग्री, ठीक। तो ये क्लियर हो गया, ठीक। अब IR को अगर हम एंगल के साथ में लिखते हैं, IR फेज इज इक्वल टू 48.1 एट द एंगल ऑफ -36.9 डिग्री, ठीक। क्या मिल गया, 48.1 एट द एंगल ऑफ -36.9 डिग्री, ठीक है। अब इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, IR फेज इज इक्वल टू 48.1 एट द एंगल ऑफ -36.9 डिग्री एम्पियर, क्योंकि हमने यहाँ पे सबको वोल्ट में और किलो वोल्ट को वोल्ट में और MVA को VA में कन्वर्ट कर लिया था, ठीक है। और ये हमें IR फेज एम्पियर मिल गया। ये क्लियर हुआ ना कि फाई को यहाँ पे एंगल -36.9 कैसे हो गया, इस फाई एंगल से, क्योंकि ये पावर फैक्टर लैग है, लैगिंग नेचर का, इसलिए ये लैग कर रहा है, ओके। अब हमें VS कैलकुलेट करने के लिए A भी मिल गया, B भी मिल गया, VR भी हमें मालूम है, ठीक है, और IR भी हमें मालूम है। तो हम VR फेज को भी यहाँ पे लिख लेते हैं। VR फेज कितना था, 69.3 kV, ठीक। अब इतना हो गया। अब हम लोग VS को आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब VS को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ से रखिए, VS इज इक्वल टू, A की वैल्यू कितनी है, 0.985 एट द एंगल ऑफ 0.68 डिग्री, 0.985 एट द एंगल ऑफ 0.68 डिग्री, ठीक। अब VR की वैल्यू कितनी है पर फेज, 69.3 kV। तो ये हमें इसको ये इंटू VR को कन्वर्ट करिए, 69.3 kV मीन्स 10⁻³ एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि हमने इसको रिफरेंस माना है, रिसीविंग एंड वोल्टेज रिफरेंस वोल्टेज माना जाता है अक्सर केस में। तो 69.3 kV को हमने 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वोल्ट में आ गया। क्यों हमने किया, क्योंकि हमने यहाँ पे IR को भी एम्पियर में ले रखा है, ठीक है। अब B की वैल्यू रख दीजिए, अब B की वैल्यू रख दीजिए। B क्या है, यह है 80.29 एट द एंगल ऑफ 51.5 डिग्री, ठीक है, इनटू
आई आर की वैल्यू रखिए, आई आर क्या है 48.1 एट द एंगल ऑफ -36.9 डिग्री। ठीक, अब इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना मिलेगा हमें, इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करिएगा तो हमें वी एस, अब ये क्या है वी एस, हम सारी क्वांटिटी फेज में है तो वी एस फेज है ये। ठीक, वी एस फेज जो हमें मिलेगा वो मिलेगा, वी एस फेज क्या मिलेगा हमें 72 एट द एंगल ऑफ 1.4 डिग्री के वी। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे इस इक्वेशन को तो हमें वी एस फेज की वैल्यू ये मिल जाएगी। ठीक है, हम इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं, वी एस फेज इज इक्वल टू 62 एट द एंगल ऑफ 1.4 डिग्री के वी। अब इसे देखिएगा 1.4 डिग्री मीन्स रेफरेंस से 1.4 डिग्री लीड कर रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, ये चीज़ ध्यान करिए। अच्छा, अब हमें सेंडिंग एंड वोल्टेज निकालना था, अब लाइन वोल्टेज हम इसका निकाल लेते हैं। वी एस फेज है तो वी एस लाइन क्या हो जाएगा, लाइन टू लाइन √3 इंटू 72, कल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं अभी हम, तो ये कितना आ जाएगा 124.7 केवी, 124.7 केवी वी एस लाइन टू लाइन आ जाएगा। तो ये पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हुआ। हमने कैसे देखा, हमने पहले ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर से z और y को कैलकुलेट किया, अब उस z और y से जो कैलकुलेट किया a b c और d को कैलकुलेट किया, इसके अलावा हमने IR को कैलकुलेट किया लोड और रिसीविंग एंड वोल्टेज की मदद से। मतलब हमने IR को कैलकुलेट किया कैसे, क्योंकि वहाँ पे हमें रिसीविंग एंड वोल्टेज और लोड की वैल्यू दी हुई है। AB को कैसे कैलकुलेट किया, जो कांस्टेंट पैरामीटर है वो y और z से हमने नॉमिनल पाई मॉडल माना हुआ है इस मीडियम लाइन के लिए, तो उससे कैलकुलेट किया। वाई जेड कहाँ से कैलकुलेट हुआ, ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर से कैलकुलेट हुआ। ठीक, अब अगला क्वेश्चन जो है हमारा ट्रांसमिशन इफिशियंसी। अब ट्रांसमिशन इफिशियंसी क्या होती है, किसी चीज़ की इफिशियंसी आउटपुट अपॉन इनपुट, वही इफिशियंसी है। तो इस केस में क्या होगा, ट्रांसमिशन इफिशियंसी रिसीविंग एंड पे जो पावर है, रिसीविंग एंड पावर अपॉन सेंडिंग एंड पावर, रिसीविंग एंड पावर अपॉन सेंडिंग एंड पावर, वो हो जाएगी हमारा आपका ट्रांसमिशन इफिशियंसी। ठीक है, तो सबसे पहले अब इस फार्मूले की हमें ज़रूरत नहीं है वी एस की, अभी हमें आगे आई एस की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं आई एस इज इक्वल टू सी वी आर प्लस डी आई आर। हमें अगला पार्ट करना है ट्रांसमिशन इफिशियंसी का। तो सबसे पहले हम रिसीविंग एंड पावर लेते हैं। रिसीविंग एंड पावर क्या है, हमारी पावर दी हुई है कितना 10 MVA, ये अपरेंट पावर है और पावर फैक्टर 0.8 दिया हुआ है, तो पी आर 3 फेज जो होगा, पी आर रिसीविंग एंड पे जो पावर आएगी एक्टिव पावर वो होगी एस आर 3 फेज इंटू कॉस फाई, जो हमारा पावर फैक्टर है। एस आर 3 फेज कितना है 10 इंटू 10 MVA है इंटू पावर फैक्टर कितना 0.8, तो 8 मेगावाट का लोड हमें रिसीविंग एंड पे है हमारा। मतलब रिसीविंग एंड पावर जो हमारी आ रही है वो 8 मेगावाट आ रही है। ठीक है, अब हमें सेंडिंग एंड पावर चाहिए। सेंडिंग एंड पावर के लिए क्या है, पी एस इज इक्वल टू PS 3 फेज इज इक्वल टू 3 इंटू VS फेज इंटू IS फेज इंटू कॉस फाई एस। हम जानते हैं पावर 3 फेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है 3 VS IS कॉस फाई, जहाँ VS फेज और IS फेज और कॉस फाई इन दोनों जब प्रोडक्ट होगा वो सिंगल फेज पावर देगा, जब 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो 3 फेज पावर हो गया। अब हमने VS फेज को कैलकुलेट कर लिया है, वो यहाँ पे आया था, VS फेज हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है 3 फेज। अब और क्या हमें कैलकुलेट करना होगा, कॉस फाई एस कैलकुलेट करना है और IS फेज कैलकुलेट करना है, IS फेज कैलकुलेट करना है। IS फेज कहाँ से कैलकुलेट होगी, इस इक्वेशन से कैलकुलेट होगी। ठीक है, अब इस इक्वेशन में हमें क्या चाहिए, C भी हमें पास है, D भी है, VR भी है और IR भी है, तो अब सीधे से रख देते हैं, सीधी बात है। IS फेज इज इक्वल टू, यहाँ से रखिए इसको
सी की वैल्यू कितनी 4.68 इंटू 10⁻⁻4 एट द एंगल ऑफ 90.32, ठीक। सी इंटू वी आर कितना 69.3 केवी में है 10⁻³ एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री, प्लस ये हो गया एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में जो आएगा ये वाला पार्ट डी आई आर वाला। डी की वैल्यू कितनी, ए और डी बराबर है 0.985 एट द एंगल ऑफ 0.68 डिग्री, ठीक। आई आर कितना आया था, आई आर फेज कितना है हमारा 48.1 एट द एंगल ऑफ -36.9 डिग्री, ठीक है। ये हमें जब हम इस इक्वेशन को कैलकुलेट करेंगे तो आई एस फेज की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि होगी इस तरह कुछ 38.25 एम्पियर, 38.25 एम्पियर होगी, और इसका एंगल जो होगा वो होगा 6.7 डिग्री का एंगल। जब आप कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये रिजल्ट हमें मिलेगा। अब ये हमें आई एस फेज मिल गया, ठीक। जब आई एस फेज मिल गया हमें, 3 फेज पावर पी एस को निकालने के लिए हमें वी एस फेज चाहिए था, वो पहले ही हम निकाल चुके हैं। आई एस फेज मिल गया। अब अगला आता है हमारा कॉस फाई एस निकालने के लिए। तो कॉस फाई एस कुछ इस तरह है कि हमारा वी आर रेफरेंस है, ठीक है। वी आर से वी एस फेज कितना आ रहा था 1.4 डिग्री, प्लस है ना, प्लस 1.4 है, मीन्स वी आर से ये लीड करेगा, क्योंकि वी आर को हमने यहाँ पे रेफरेंस मांगा हुआ है। तो वी एस फेज कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है कुछ वी एस फेज जो है, या वी एस आएगा या वी एस फेज कह लीजिए, थ्री लाइन, मतलब लाइन टू लाइन या फेज लाइन में एंगल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। वी एस जो आएगा हमारा यहाँ पे वो आएगा 1.4 डिग्री पे, ठीक। जब हमने आई एस निकाला उसका एंगल क्या है 6.7 प्लस 6.7 डिग्री, 6.7 डिग्री है, और क्या है प्लस है माइनस प्लस है, प्लस मतलब ये लीडिंग है, रेफरेंस से लीड कर रहा है, कितना 6.7, ये है आई एस, और इसका जो वैल्यू है वो है 6.7 डिग्री। क्लियर। वी एस वी आर से कितना लीड कर रहा है 1.4 डिग्री, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वी आर से 1.4 डिग्री लीड कर रहा है, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव एंगल है। वही आई एस 6.7 डिग्री लीड कर रहा है, वी रेफरेंस है, और रेफरेंस क्या है हमारा वी आर है। अब कॉस फाई एस क्या है, वी एस और आई एस के बीच का एंगल जो है वो कॉस फाई एस है। ये एंगल जो आएगा वो फाई एस है, कॉस फाई एस है, फाई एस क्या है, ये एंगल फाई एस। वी एस और आई एस के बीच का जो एंगल आएगा, मतलब सेंडिंग एंड पावर फैक्टर एंगल इसे कहेंगे फाई एस को, और इधर कॉस फाई एस ले लेंगे तो सेंडिंग एंड पावर फैक्टर हो जाएगा। अब 6.7 माइनस 1.4 इज इक्वल टू 5.3, मतलब फाई एस हमें जो मिला, फाई एस हमें मिला यहाँ से 5.3 डिग्री। और इसका जब कॉस फाई एस निकालेंगे, कॉस फाई एस, तो कॉस 5.3, ठीक, कॉस फाई एस कॉस 5.3, और इसका जो आएगा वो क्या होगा 0.99 कॉस 5.3 का जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.99। और ये क्या है, लीड है या लैग है, ये पॉजिटिव एंगल में है, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये लीड होगा, ठीक। अभी हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि अगर ये जैसे ये पॉजिटिव है एंगल, इसलिए ये लीड है, ठीक। तो हमें कॉस फाई एस की भी वैल्यू मिल गई। इसको भी यहाँ लिख लेते हैं, क्या कर लेते हैं, पहले आई एस फेज लिख देते हैं। आई एस फेज कितना आया 38.25, ये एम्पियर है, ध्यान रखिएगा, एट द एंगल ऑफ 6.7 डिग्री एम्पियर, ठीक। और कॉस फाई एस कितना मिला हमें
0.99। ठीक, ये हमें जो हमें मिलता जा रहा है हम उसको साइड बाय साइड लिखते जा रहे हैं, इससे हमें काफ़ी आसानी हो रही है कैलकुलेशन में। ये अप्रोच आप लोग भी देखिएगा। ठीक है, अब हम PS थ्री फेज को कैलकुलेट करते हैं। PS थ्री फेज वैल्यू रख दीजिए। PS थ्री फेज 3 इंटू VS फेज कितना आया था 72 एट द एंगल ऑफ 1.4 kV। ये kV में था तो इसे वोल्ट बदल देते हैं 10⁻³ इंटू, अब IS फेज कितना आया 38.25, ये है ना 38.25 एट द एंगल ऑफ 6.7। ठीक, नहीं हमें यहाँ पे ये क्या है, केवल इसके एंगल रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने cos φs ले रखा है, सॉरी फॉर दैट। तो हमें इन एंगल्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे पहले ही ले लिया है। कुछ ऐसे लिखो है VS फेज, मतलब ये मैग्नीट्यूड होता है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ पावर है। पावर की कोई पावर में कोई फेजर नहीं है, तो पावर स्केलर है तो इसके लिए एंगल नहीं आएगा। ठीक है, तो VS फेज का मैग्नीट्यूड कितना है 72 है, 72 kV में है तो 10⁻³। IS फेज की का मैग्नीट्यूड क्या है 38.25 एम्पियर है, सीधा सा एम्पियर है। ठीक, cos φs की वैल्यू कितनी आई 0.99। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें जो मिलेगा पावर वो आएगा 8.175 मेगावाट। हमें PS थ्री फेज की वैल्यू क्या मिलेगी, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ओके, ये 3 इंटू है। ठीक, 3 इंटू 72 इंटू 10⁻³ इंटू 38.25 और ये 0.99, तो हमें 8.175 मेगावाट की पावर मिलेगी। मतलब PS थ्री फेज ये हो गया, PS थ्री फेज 8.175 मेगावाट। ठीक, अब हमें ट्रांसमिशन एफिशिएंसी चाहिए, तो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी क्या होगा PR थ्री फेज अपॉन, या PR कह लीजिए, थ्री फेज हटा दीजिए, PS इंटू 100। ठीक, PR कितना आया था हमारा 10 MVA इंटू 0.8 क्योंकि ये रियल पावर है, ये आया था 8 मेगावाट। और हमारा सेंडिंग एंड पावर कितना है 8.175 मेगावाट इंटू 100 मीन्स 0.175 मेगावाट का लॉस है लाइन में। जो सेंडिंग एंड पावर चली थी हमारी 8.175 मेगावाट, हमने सेंडिंग एंड से इंजेक्ट करी थी लाइन में, लेकिन जो हमें रिसीविंग एंड में मिली ट्रांसमिशन लाइन से वो मिली केवल 8 मेगावाट। तो हमारी इफिशियंसी कितनी हुई, इफिशियंसी होगी ये, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 97.9%। 97.9% इफिशियंट है लाइन, मीन्स जो हमने पावर इंजेक्ट करी लाइन में उसका 97.9% पावर हमें रिसीविंग में मिली, बाकी की 2.1% पावर ट्रांसमिशन लाइन में लॉस हो गई, ट्रांसमिशन लाइन में लॉस हो गई हीट के फॉर्म में जैसे भी। ठीक, तो हमें ट्रांसमिशन एफिशिएंसी भी मिल गई। अब और हमने एफिशिएंसी किस पावर लिया है, एक्टिव पावर के लिए लिया हुआ है। क्यों, क्योंकि ये ट्रू पावर होती है और यूजफुल पावर होती है। ठीक है, अब हमें वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है। वोल्टेज रेगुलेशन निकालने के लिए क्या करना होगा, वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, चेंज इन वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड एट द रिसीविंग एंड एज द परसेंटेज ऑफ द रिसीविंग एंड फुल लोड वोल्टेज, दैट इज कॉल्ड वोल्टेज रेगुलेशन। कुछ इस तरह वोल्टेज रेगुलेशन VR इज इक्वल टू VR नो लोड माइनस VR फुल लोड अपॉन VR फुल लोड इंटू
100। ठीक है, वोल्टेज वेरिएशन यही होता है। नो लोड, जो रिसीविंग एंड वोल्टेज है ट्रांसमिशन लाइन का, नो लोड से लेकर फुल लोड तक, नो लोड से लेकर फुल लोड तक कितना चेंज हो रहा है अपॉन द फुल लोड वोल्टेज इंटू 100, दैट इज कॉल्ड वोल्टेज रेगुलेशन। अब जो हमें यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है 120 kV का, 120 kV का जो हमें वोल्टेज दिया हुआ है वो क्या है? वो हमारा फुल लोड वोल्टेज है, क्योंकि ये जो पावर लोड को कनेक्ट है तो ये जो सप्लाई कर रहा है 120 kV पे, ये रेटेड रिसीविंग एंड वोल्टेज है। तो हियर वी आर, और ये क्या है? लाइन टू लाइन वोल्टेज है। ठीक, वी आर फुल लोड तो हमें मालूम हो गया है, अब वी आर नो लोड निकालना है। तो हम लोग जो वी एस क्या होता है, वी एस इज इक्वल टू ए वी आर प्लस बी आई आर, नो लोड हम ये निकालते हैं, वी एस इज इक्वल टू ए वी आर प्लस बी आई आर। नो लोड कंडीशन में क्या होगा? नो लोड कंडीशन में आई आर 0 हो जाएगी एट नो लोड, आई आर इज इक्वल टू 0। ठीक, तो हमें यहां से मिल जाता है वी आर नो लोड, वी आर नो लोड मतलब रिसीविंग एंड वोल्टेज कितना है नो लोड से, रिसीविंग एंड वोल्टेज जो है हमारा नो लोड कितना है, वी आर नो लोड मिल जाता है। तो ये क्या होता है? वी एस अपॉन ए। ठीक, वी एस की वैल्यू क्या आई? यहाँ पे एंगल में रखिएगा, वी एस की वैल्यू हमने अभी यहाँ पे ये कैलकुलेट करी 72 एट द एंगल ऑफ 1.4, 72 एट द एंगल ऑफ 1.4। ठीक, ए की वैल्यू कितनी आई थी? 0.985 एट द एंगल ऑफ 0.68। ठीक, तो हमें जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ये हो गया वी आर नो लोड मिल जाएगा यहाँ से, वो कितना मिलेगा? 73.46 एट द एंगल ऑफ, इस एंगल में से ये माइनस हो जाएगा, कितना आएगा? 0.72 डिग्री। क्योंकि ये 72 किस में रखा है हमने? केवी में रखा है, और ये क्या है? ये डायमेंशनलेस है, तो ये वोल्टेज हमें किस में मिलेगा? केवी में। ठीक, जो हमें यहाँ पे वोल्टेज वेरिएशन निकालते हैं वो मैग्नीट्यूड लेते हैं, यहाँ पे जो भी वोल्टेज लेते हैं उसका मैग्नीट्यूड, वहाँ पे मैग्नीट्यूड लेते हैं, एंगल नहीं लेते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक, अब हमें वी आर फुल लोड मिल गया है, और वी आर फुल लोड क्या है हमारा? वी आर फुल लोड फेज वोल्टेज कितना है? कहाँ गया? ये 69.3 kV। ठीक, वी आर फुल लोड मिल गया और वी आर नो लोड मिल गया। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो वी आर नो लोड है, देखिए 73.46, जो वी एस है जो हमारा फेज है वो 72 है, वहाँ पे 73.46 मीन्स नो लोड का वोल्टेज, रिसीविंग एंड नो लोड वोल्टेज सेंडिंग एंड वोल्टेज से भी ज़्यादा हो जा रहा है। ये कहा था फेरांटी इफेक्ट, यही था, वहाँ पे कहा गया था लाइट लोडेड कंडीशन। तो वो किस वजह से हो जा रहा है? क्यों? इस ए की वजह से। वी आर क्यों ज़्यादा हो जा रहा है वी एस से? क्योंकि ए 1 से कम है, 0.985 है, इसलिए वी आर नो लोड वी आर नो लोड वी एस से ज़्यादा हो जा रहा है। खैर, अब वी आर वोल्टेज वेरिएशन क्या होगा? वी आर नो लोड कितना है? 73.46 माइनस 69.3 अपॉन 69.3 इंटू 100, ये हो गया। जो हमारा नो लोड वोल्टेज आया रिसीविंग पे वो ले लिया, जो हमारा फुल लोड वोल्टेज है 69.3 अपॉन 69.3। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग 6% आएगा वोल्टेज रेगुलेशन। सो फ्रेंड्स, ये हमारा वोल्टेज रेगुलेशन भी आ गया 6%। हमने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया? हमने इस पूरे एग्जाम्पल से क्या देखा? पूरे एग्जाम्पल से ये देखा, अगर हमें ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर दिया हुआ है, रिसीविंग एंड पे वोल्टेज दिया हुआ है, लोड दिया हुआ है, उसका पावर फैक्टर दिया हुआ है, तो हम उस लाइन को एनालाइज कर सकते हैं पूरी तरीके से कि उस लाइन की सेंडिंग एंड वोल्टेज क्या होगा उस लोड पे एट अ पर्टिकुलर रिसीविंग एंड वोल्टेज, कोई लोड कनेक्ट है और रिसीविंग एंड वोल्टेज पे उस लोड के क्रॉस वोल्टेज जो मेंटेन किया जा रहा है उसके लिए सेंडिंग एंड वोल्टेज क्या रखा जाए ताकि वो रिसीविंग एंड वोल्टेज वहाँ पे मिल सके। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे भी मान लीजिए कोई ऑपरेटस है, रिसीविंग एंड पे लगा हुआ है, कोई लोड लगा हुआ है, तो उसकी रेटेड वोल्टेज होगा,
वो रोटेट वोल्टेज हमें रिसीविंग एंड पे मेंटेन करना पड़ेगा। तो इस कैलकुलेशन से हम निकाल लेंगे कि हमें सेंडिंग एंड वोल्टेज पे कितना मेंटेन करना है। अब दूसरा चीज़, हमने ट्रांसमिशन एफिशिएंसी कर ली कैलकुलेट की। अगर वो कोई लोड कनेक्ट है इस पर्टिकुलर ट्रांसमिशन लाइन पे जिसका आपका रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस मीन्स पैरामीटर्स ये हैं, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, मीन्स उस लाइन में कितना लॉस है वो भी निकाल लिया हमने। अच्छा, वोल्टेज रेगुलेशन कितना होगा वो भी हमने निकाल लिया। तो इस तरह से हमें केवल अगर ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर दे दिया जाए और रिसीविंग एंड वोल्टेज और लोड दे दिया जाए तो हम ट्रांसमिशन लाइन को लगभग पूरा एनालाइज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग को ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं वहाँ पे आपके क्वेश्चंस को पूरी तरह से उसका जवाब दूंगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।